नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमारे छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। रायगढ़ में आज आयोजित अखिल भारतीय कंवर समाज वार्षिक सम्मेलन एवं सामाजिक भवन लोकार्पण कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। हेलीपैड पहुंचते ही समाज प्रमुखों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री साय ने समाज के नवनिर्मित सामाजिक भवन के प्रथम तल का विधिवत लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान कंवर समाज की पारंपरिक परंपरा के अनुसार मंच पर मुख्यमंत्री का पैर धुलकर आदर सम्मान किया गया और उन्हें वस्त्र व भव्य गजमाला भेंट की गई। समाज के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में समुदाय के लोग इस अवसर के साक्षी बने। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदिवासी समुदाय के उत्थान हेतु चलाई जा रही योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी आदिवासी हितों, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक उन्नयन के लिए संचालित योजनाओं को विस्तार से बताया। मुख्यमंत्री ने कंवर समाज की शिक्षा, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक संरक्षण पर विशेष जोर देते हुए समाज की विभिन्न मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। आयोजन था जिसमें हमको आमंत्रित किए थे, तो मैं समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने यहाँ पर बुलाकर स्वागत किया। यहाँ पर चावल और गुड़ से जो रोटी बनती है जिसको वर्षा बोलते हैं, उससे भी स्वागत किए समाज वाले और गजमाला से भी स्वागत किए। तो ये समाज उत्तरोत्तर विकास करे, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और उनकी जो मांग थी उसको पूरा करने का प्रयास किए हैं, क्योंकि मैं भी इसी समाज से आता हूं, इसी समाज का मैं भी बेटा हूं। और ये रजत जयंती वर्ष है, तो रजत जयंती वर्ष की भी सबको बधाई, शुभकामनाएं। और 25 वर्षों में बहुत विकास छत्तीसगढ़ ने किया है। जिला कांग्रेस कमेटी शहर व ग्रामीण इकाई द्वारा 27 नवंबर को रजिस्ट्री शुल्क वृद्धि, 5 डिसमिल से कम भूमि, बिक्री पर रोक, जर्जर सड़कों की स्थिति, धान खरीदी में अव्यवस्था, बढ़ते बिजली बिल और गरीबों के मकानों पर बुलडोजर कार्यवाही जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया गया था, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस जन शामिल हुए थे। इसी के समान कुछ दिनों पूर्व वार्ड पार्षद गायत्री लक्ष्मीनाथ साहू के नेतृत्व में बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर नगर निगम कार्यालय का भी घेराव किया गया था। इन दोनों प्रदर्शनों को लेकर सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज की गई, जिसके विरोध में मंगलवार को कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन थाने का घेराव किया और एफआईआर वापस लेने या तुरंत जमानत देने की मांग करते हुए चक्का जाम कर दिया। कांग्रेस का आरोप था कि भाजपा सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रही है और विपक्ष की आवाज दबाने के लिए एफआईआर का दुरुपयोग किया जा रहा है। प्रदर्शन के बाद पुलिस ने सभी को मुचलके पर छोड़ दिया। उधर भाजपा युवा मोर्चा द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ टिप्पणी का आरोप लगाकर कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई थी। इसके बाद पुलिस ने विजय केशरवानी, विजय पांडे, सदाब खान के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की थी। मंगलवार को सभी को थाने से मुचलके पर जमानत दे दी गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ में अपनी टिप्पणी के मामले के बाद बड़ी संख्या में भाजपा पार्टी के लोग सिविल लाइन थाने पहुंच के कांग्रेसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर सिविल लाइन थाने का घेराव भी कर चुके थे। इसके बाद सिविल लाइन थाने में 3 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई थी, अन्य कांग्रेसियों के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज हुई थी। जिसके बाद आज यानी मंगलवार को बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ पे सिविल लाइन थाने का घेराव कर दिया। उनकी मांग है कि एफआईआर जो दर्ज की गई थी उसे वापस ली जाए, जिसे लेकर यहाँ पे बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं बिलासपुर जिले के सिविल लाइन थाने की है, जिसके बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेसी पहुंचे हैं। उनकी मांग है कि अगर एफआईआर जब तक वापस नहीं होगी ये प्रदर्शन जारी रहेगा। तस्वीरों में आप देखेंगे कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ पहुंचे हैं। आपको बता दें कि बीते गुरुवार को कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक प्रदर्शन किया गया था नेहरू चौक के पास कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने के जो पूरा मामला था। जिसके बाद इस दौरान आरोप है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुतले पर जो पोस्टर है उसके ऊपर चप्पल रोक गई थी। इसके बाद अभद्र टिप्पणी का मामला भी सामने आया था। इसे लेकर भाजपाइयों ने यहाँ पे एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद अब आज यानी मंगलवार को कांग्रेस पार्टी के लोग एफआईआर की वापसी को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ जिया खान, हॉर्नबिल टीवी। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 26-27 तारीख को जो कलेक्ट्रेट घेराव किया था 5 मांगों को लेकर, जमीन में जो दर बढ़ा दी गई उसको लेकर, धान खरीदी की अव्यवस्था को लेकर, बिजली बिल हाफ को लेकर और रोड, नाली, सड़क, पानी को लेकर जो कलेक्ट्रेट घेराव किया गया था,
उसमें राजनीतिक द्वेषपूर्ण हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष विजय केसरवानी जी, विजय पांडे जी और अन्य 5-6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। हम ये चाहते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीतिक पार्टियों का काम ही है धरना करना, प्रदर्शन करना, आंदोलन करना, ज्ञापन देना, विरोध प्रदर्शन करना। अगर इन सब लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद भी FIR दर्ज होती है तो यह बहुत शर्मनाक बात है। हम प्रशासन से यह मांग करने आए हैं कि ऐसे किसी भी घटना पर FIR दर्ज ना हो, क्योंकि लोकतंत्र तभी चलेगा जब विपक्ष रहेगा। विपक्ष का काम है विरोध करना, मुद्दों को लेकर विरोध करना, समस्याओं को लेकर विरोध करना, ज्ञापन देना, घेराव करना। मुख्यमंत्री जी की पोस्टर में चप्पल मारना कितना सही मानते हैं? किसी भी अमर्यादित चीज का कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और वो नहीं होना चाहिए, चाहे हमारे पार्टी के नेता हो, चाहे विपक्ष के पार्टी के नेता हो। बिल्कुल मर्यादित रहकर ही आंदोलन और धरना प्रदर्शन होना चाहिए। हम इसकी मांग करते हैं। और आप लोग के आंदोलन बिल्कुल मर्यादा थी। हमारे ऊपर जबरन वाटर कैनन छोड़ा गया, पुलिस द्वारा बल प्रदर्शन किया गया। हम लोगों ने तो शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने जा रहे थे, ना हमारे हाथ में डंडा था, ना लाठी था, ना कुछ था, लेकिन प्रशासन के द्वारा बल प्रयोग किया गया, वाटर कैनन फेंका गया, पानी छोड़ा गया। ये भी तो एक प्रकार का अत्याचार है। लेकिन हम लोग इसमें बात नहीं करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारे जो नेताओं के ऊपर FIR दर्ज हुआ है उसको संज्ञान में लेकर, पुलिस विवेचना में लेकर वो हमारे लोगों के ऊपर FIR रद्द करे, और अगर FIR रद्द नहीं करेंगे तो उन्हें सशर्त जमानत दें। और भविष्य में अगर धरना प्रदर्शन होता है तो यह एक परिपाटी नहीं बनना चाहिए। कल को कांग्रेस की भी सरकार आएगी, भाजपा भी विपक्ष में रहेगी, तो ऐसे परिपाटी का संचालन नहीं होना चाहिए कि फिर उनको भी भुगतना पड़े। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को दबाने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती है। आपने देखा है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ED, CBI, EOW और पुलिस इसका दुरुपयोग करके विपक्ष को दबाइए, विपक्ष की सारी बात को रोकिए और हर हाल में विपक्ष को मजबूत मत होने दीजिए। यही उनका उद्देश्य रहता है। और उसी तारतम्य में जब लोकतांत्रिक प्रदर्शन हो रहा था, मैं मानता हूँ और इस बात का हम समर्थन करते हैं कि किसी भी तरह के राजनीतिक दल का कोई भी विरोध लोकतांत्रिक होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए। यदि उसमें किसी व्यक्ति के द्वारा कोई मर्यादा भंग की गई है तो क्या FIR करना ही आवश्यक है? क्या भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग कांग्रेस पार्टी के लोगों का जब पुतला दहन करते हैं तब जूता नहीं मारे कभी? क्या पैर से उनको नहीं कुचला है? क्या सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के फोटो में मुंह पे कालिक पोतते हैं ये? तब क्यों FIR हमने नहीं की और हमने मांग नहीं की? क्योंकि लोकतंत्र में आपको ये देखना है कितना आक्रोश क्यों है। यदि कोई मुख्यमंत्री जी के फोटो पे चप्पल मार रहा है, हम उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन आप भी आत्म आकलन कीजिए कितना आक्रोश क्यों है उनके मन में, क्यों आपके प्रति इतनी नफरत आ रही है। हर हाल में मर्यादित होना चाहिए, लेकिन क्या FIR करना सही है क्या? और आप भारतीय जनता युवा मोर्चा के बच्चों के, लड़कों के, युवाओं के दबाव में आप FIR करते हैं। पुलिस संज्ञान में क्यों नहीं लेती है? क्यों विवेचना नहीं करती है? चलिए, अब आपने FIR कर दी तो क्या आप ये तय करते हैं आज से कि भारतीय जनता युवा मोर्चा या भाजपा के लोग कांग्रेस पार्टी के किसी भी व्यक्ति के मुंह में कालिक पोतेंगे अगर फोटो में, यदि किसी तरह का मर्यादा भंग करेंगे तो उनके ऊपर FIR होगी क्या? हम चाहते हैं लोकतंत्र में सबको विरोध करने का बराबर अधिकार रहे, सबका सम्मान रहे। मांग क्या? आज हमारी मांग है, ये जो FIR हुई है इसको या तो रद्द करें या सशर्त रिहाई करके सशर्त जमानत दें। निशर्त, सॉरी, मांग पूरी नहीं होगी, उग्र आंदोलन करेंगे। लोकतंत्र, हम आंदोलन करते हैं लोकतांत्रिक तरीके से और आगे भी करते रहेंगे। दुर्ग में रजिस्ट्री शुल्क बढ़ोतरी के विरोध में प्रॉपर्टी डीलर्स के प्रदर्शन के दौरान हुई झूमा झटकी मामले में पुलिस ने कड़ी कार्यवाही की है। प्रदर्शन के दौरान 6 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जिसके बाद दुर्ग पुलिस ने मुख्य आरोपियों पर गैर जमानती धाराओं में अपराध दर्ज करते हुए उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। पुलिस प्रवक्ता सत्य प्रकाश तिवारी ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान भीड़ उग्र हो गई थी और वह पुलिस व जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की और बदसलूकी की गई। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन स्थल पर उपद्रव मचाने के इरादे से टायर और ज्वलनशील सामग्री पहले से ही इकट्ठा की गई थी, जो स्पष्ट रूप से सुनियोजित उपद्रव की ओर इशारा करता है। इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड मोहन नगर थाना क्षेत्र का निगरानी शुदा गुंडा मनोज राजपूत पाया गया। पुलिस के अनुसार मनोज के खिलाफ पहले भी गंभीर अपराध दर्ज हैं। 1 वर्ष पहले वह दुष्कर्म के मामले में जेल जा चुका है। वहीं 2017 में स्मृति नगर चौकी में धोखाधड़ी के मामले में भी गिरफ्तार हुआ था। मोहन नगर थाने में
उसके विरुद्ध कई आपराधिक प्रकरण पहले से दर्ज हैं। पुलिस ने मनोज राजपूत सहित कई उपद्रवियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजते हुए मामले में आगे की जांच तेज कर दी है। कल दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पटेल चौक के पास जो रियल एस्टेट कारोबारी हैं और जो ब्रोकर हैं उनके द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। धरना प्रदर्शन के क्रम में उनके द्वारा अचानक पुलिस के ऊपर हमला करके और शासकीय कार्य में बाधा डाला गया था, जिसमें हल्का बल प्रयोग किया गया था। प्रकरण में जब उन जो भी इस प्रकार की गतिविधि में जो पुलिस के ऊपर हमला किए थे और शासकीय कार्य में जिन्होंने बाधा डाला था, उनके विरुद्ध अपराध कायम किया गया है। विभिन्न धाराओं में अपराध कायम करने के बाद विवेचना के दौरान इस बात की जानकारी और पुख्ता प्रमाण मिले कि जो भी वहाँ पे व्यक्ति इकट्ठा थे, जो भी वहाँ पे ब्रोकर इकट्ठा थे और जमीन के कारोबारी इकट्ठा थे, उनके द्वारा वहाँ पे पहले से टायर और ज्वलनशील पदार्थ डीजल वगैरह रखा गया था, जो इस बात का प्रमाण है कि इनके द्वारा पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत वहाँ पे अशांति फैलाए जाने और वहाँ पे पुलिस के ऊपर हमला किए जाने का पूर्व प्लान था और सुनिश्चित तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को उनके द्वारा अंजाम दिया जा रहा था। पुलिस के द्वारा विभिन्न गैर जमानती धाराओं में उनके विरुद्ध अपराध कायम किया जाकर के 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, जिन्हें आज न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। शेष जो भी इसमें कारोबारी और ब्रोकर हैं उनकी पतासाजी की जा रही है और शीघ्र उनको गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। इसमें रियल एस्टेट कारोबारी मनोज राजपूत के लेकर कुछ बातें सामने निगरानी शुदा बदमाश है और इस मामले में उसकी किस तरह की संलिप्तता है? मनोज राजपूत मोहनगर थाना का गुंडा बदमाश है, जिसके विरुद्ध 1.5 दर्जन से अधिक विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है। मनोज राजपूत अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई उसके हिसाब से उस पूरे कार्यक्रम को वो लीड कर रहा था। वो खुद जमीन का कारोबारी है और इस प्रकरण में जो भी वहाँ पे भड़काऊ बयान है, भड़काऊ भाषण दिया गया है, वो मनोज राजपूत के ही द्वारा दिया गया है। वो की पर्सन था और उसकी पतासाजी कर शीघ्र उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भिलाई नगर निगम क्षेत्र के कैलाश नगर में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर स्थानीय पार्षद नेहा साहू और मोहल्ले वासी खुलकर विरोध में उतर आए हैं। क्षेत्र की 3 सरकारी जमीनों पर भू माफियाओं द्वारा कब्जा किए जाने की शिकायत लंबे समय से प्रशासन को की जा रही थी, लेकिन कार्यवाही न होने से नाराज होकर पार्षद नेहा साहू अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई। नेहा साहू ने बताया कि कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और भिलाई निगम आयुक्त को कई बार शिकायत दी गई, यहाँ तक कि 1 वर्ष पहले सीमांकन के लिए भी आवेदन दिया गया था, लेकिन अभी तक किसी भी स्तर पर कार्यवाही नहीं की गई है। आरोप है कि रसूखदारों के दबाव के कारण सीमांकन प्रक्रिया जानबूझकर रोक दी गई है, जिससे अवैध कब्जाधारियों के हौसले बुलंद हैं। धरने पर बैठे मोहल्ले वासियों ने भी प्रशासन से मांग की है कि जब तक सीमांकन पूरा नहीं हो जाता तब तक किसी भी व्यक्ति को जमीन पर कब्जा नहीं करने दिया जाए। साथ ही पहले से किए गए अवैध निर्माण और कब्जों को तत्काल हटाया जाए। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद हैं और सभी प्रशासन से जल्द कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और लोगों में आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। 5 घंटे हो गए धरने बैठे, रात हो चुकी है, सारे बच्चों के साथ में महिलाएं बैठी हुई है। क्या वजह है? जमीन का जो पूरा सीमांकन का जो चल रहा है, लगातार आप आवेदन दे लेकिन फिर भी सीमांकन नहीं हो पाया और आज आप लोगों को धरने में बैठना पड़ा, क्या पूरा मामला? हम लोग को मजबूरीवश धरने पे बैठना पड़ा क्योंकि अभी देख रहे हैं रात का समय है, ठंडी का टाइम है, लेकिन हम लोग थक हो गए थे। ऐसा कोई कार्यालय नहीं जहां हमने आवेदन नहीं किया होगा। साल भर से इसका प्रकरण चल रहा है तहसील में कि भाई शासकीय भूमि का सीमांकन किया जाए। ये देख रहे होंगे आप, पूरी जगह जो है शासकीय है। साल भर में तहसीलदार महोदय आरआई पटवारी मिलकर इस जमीन का सीमांकन नहीं करवा पाए। 18 तारीख को, ये जो 18/11 जो बीती है, उस 18 तारीख को हम यहाँ पे भू माफिया द्वारा पोल लगाकर कब्जा करने लगे। मैंने खुद ने, मोहल्ले वासियों ने, सबने मिलकर इसकी शिकायत की। एक कार्यालय ऐसा नहीं बचा जहां शिकायत नहीं की। ये देखिए 2 जन दर्शन हो गए, है ना, वहां हमने शिकायत कर डाली। हमने जो है एसडीएम में दे दिया, तहसीलदार को दे दिया, इसमें हमने जो है आयुक्त महोदय को दे दिया। ऐसा कोई कार्यालय नहीं बचा, कलेक्टर महोदय को, सब जगह हम दे दिए कि सर यहाँ पे जो है शासकीय भूमि पे भू माफिया लोग जो है प्लॉटिंग कर रहे हैं, अवैध कब्जा कर रहे हैं।
ये साल भर में तहसीलदार महोदय इस शासकीय भूमि को नपवा नहीं सके। दो बार टीम गठित होकर मौके पे आए, सारे मोहल्लेवासी जो है उस मौके पे उस टीम के साथ मिलकर सीमांकन में घूम रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन 5 घंटे 6 घंटे अथक उसके होने के बावजूद ये लोग जो है सीमांकन नहीं पूर्ण किए। भू माफियाओं के दबाव में उनके साथ यहाँ से मौके पे से उनके साथ उन्हीं की गाड़ी में बैठकर चले गए। ये साफ जाहिर होता है इस बात से कि ये लोग जो है मिलकर जो है भू माफियाओं को ये जमीन जो है परोस रहे हैं। कौन है वो लोग जो इस तरह के काम कर रहे हैं? एक हो तो बताए सबको जो है ये शासकीय भूमि जो है जो खाली लैंड है ये उनको जो है सबको जो है मौका लग रही है कि नहीं ये इसमें कोई ना कोई हर बार एक नया भूमाफिया आता है। हमारा इसीलिए ये कहना था कि आप हमको चिन्हांकित कर दीजिए कि लैंड जो है शासकीय है और शासन जो है इसको संरक्षित कर दे ताकि यहाँ पे बच्चे अपना खेलें। यहाँ पे हम लोगों ने झूला लगवाया था, उस झूले को भी उखाड़ दिया गया ये भूमाफिया द्वारा। हाँ, यहाँ पे सामुदायिक भवन पहले कांग्रेस जी बिल्कुल, हमारी सरकार में कांग्रेस की हमारी सरकार थी 2023 में। मैंने खुद ने यहाँ पे सामुदायिक भवन के लिए यहाँ पे टेंडरिंग निविदा हो चुकी थी, आपको मैं टेंडरिंग कॉपी दिखा दूंगी। निविदा हुई, शासन पलटते ही इस निविदा को हटा दिया गया। मुझे समझ नहीं आता, हमारी सरकार में ये लैंड शासकीय थी, अभी रिकॉर्ड में क्या जो है भूमाफियाओं की हो गई, अभी क्या ये निजी भूमि हो गई, कैसे हो गई? आप लोग अभी आगे क्या स्टेप लेंगे? हम यहाँ से उठेंगे नहीं जब तक ये जितने पोल हैं ये उखाड़े नहीं जाएंगे, वो जो दीवार बनी है वो उखाड़ी नहीं जाएगी और ये सारा जो है उखाड़ने के बाद विधिवत शासकीय भूमि का सीमांकन करके इसको संरक्षित नहीं करेंगे और इन भूमाफियाओं के ऊपर जिन्होंने इसको कब्जा करने का प्रयास किया उनके ऊपर एफआईआर नहीं करेगा जिला प्रशासन, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। दुर्ग के हरिजन मोहल्ले सिद्धार्थ नगर में मंगलवार देर रात अचानक हड़कंप मच गया जब कुछ युवतियों ने मोहल्ले वासियों पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि ये लड़कियां लंबे समय से असामाजिक गतिविधियों में लिप्त थीं, जिसके चलते क्षेत्र के बुजुर्गों और बच्चों के अभिभावकों द्वारा उन्हें कई बार रोक टोक की जाती थी। इसी बात को लेकर देर रात विवाद इतना बढ़ गया कि स्थिति बेकाबू हो गई। मोहल्ले वासियों के अनुसार अवैध गतिविधियों से मना करने पर 4 से 5 उन्मादी लड़कियों ने अचानक हमला बोल दिया। आरोप है कि युवतियों ने मोहल्ले के लोगों पर एसिड जैसा तरल पदार्थ फेंका तथा ब्लेड से हमला किया, साथ ही गाली गलौज कर पूरे इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश की। इस हमले में 4 लोग घायल हुए हैं, जिनका पुलिस ने मुलायजा कर मेडिकल परीक्षण कराया है। घटना के बाद पूरे सिद्धार्थ नगर में तनाव का माहौल रहा और स्थानीय लोग दहशत में घरों से बाहर नहीं निकल सके। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और सभी आरोपित युवतियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस प्रवक्ता सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की कार्यवाही तेजी से की जा रही। कल क्या हुआ सर, कल वो हरना माना का लड़का था, वो बस्ती में माँ बहन लोग बैठे थे। उसके बाद वो गंदा गंदा गाली दे रहा था, तो मैं अपने यहाँ का भांचा को लेके आया, उसको बताया, मैं बोला हरना माना का लड़का देखो जबरदस्ती आके बस्ती में गाली गुप्तार कर रहा है करके। उसके बाद ये क्या किया, उसको मेरे यहाँ का भांचा 2-3 झापड़ मारा, उसके बाद छोड़ दिया। उसके बाद मैं घर गया, घूमने के लिए गया, उसके बाद आके मेरे यहाँ के भतीजा को मेरे सामने में बहन माँ का गाली दे रहा था, तब मैं उसको रात के मारा। मारने के बाद उसको थाना लेके आए। थाना लेके आए के बाद कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद अब सामाजिक मीटिंग था। आज सामाजिक मीटिंग में ऐसा हुआ कि चलो उसके घर जाते हैं, तो उन लोग पूरा फुल तैयारी से एसिड एवं पत्थर वत्थर ब्लेड चाकूबाजी करने के लिए तैयार थे। और जैसे गए तो उन लोग एसिड फेंकना चालू कर दिया और पत्थरबाजी करना चालू कर दिए और सबको एसिड और पत्थर से मारना चालू कर दिए। तब हमारे यहाँ की महिला लोग उनके यहाँ जाके धरना दिए, तब उन लोग निकले बाहर, तब उनको मार पड़ी। तब इन लोग थाना में पुलिस वाले गए, तब पुलिस वाले उनको पकड़ के लाए हैं। चारों के ऊपर भी एसिड फेंका गया, महिला के ऊपर भी एसिड फेंका हुआ है। महिलाएं बैठी है थाना में, उनसे भी आप पूछ सकते हो कि एसिड फेंका हुआ है। कितने लोग घायल हुए हैं एसिड में 4 से 5 लोग घायल हुए, लेकिन अभी 2 लोग को मुलाजा के लिए लेके गए थे, 3 लोग को। मेरे को भी चाकू पड़ा है, ये देख लीजिए, ब्लेड पड़ा है, ब्लेड पड़ा हुआ है, ये देख लीजिए। इसमें कोई अभी डॉक्टरी मुलाजा करके लेके आए हैं और 2 जने अभी थाना में है, उनसे भी पूछताछ कर सकते हो कि एसिड फेंके कि नहीं फेंके हैं। दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र के सिद्धार्थ नगर एरिया में कुछ जो वहां पे रहने वाली लड़कियां थी उनको लेकर के मोहल्ले वालों में आक्रोश व्याप्त था। मोहल्ले वाले वहां पे उन लड़कियों से बातचीत करने के लिए गए थे। इसी दौरान वो लड़कियां जो हैं, जिसमें 2 अपचारी बालिका हैं और 3 बालिग हैं, कुल 5 लोग हैं, ये पांचों के पांचों आक्रोशित होकर के और जो मोहल्ले वाले थे उन पे ब्लेड से हमला किया और उनके ऊपर टॉयलेट का जो एसिड क्लीनर होता है उससे वो फेंका, जिसके चलते मोहल्ले में काफी आक्रोश पैदा हो गया। प्रकरण में जो भी घायल थे
उनकी रिपोर्ट पर जो 5 महिलाएं थी, 3 बालिग और 2 अपचारी बालिका, उनके विरुद्ध विभिन्न धाराओं में अपराध कायम किया गया है और उनकी गिरफ्तारी की गई है, जिन्हें न्यायिक रिमांड पर आज भेजा जा रहा है। बिलासपुर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय 4 दिसंबर को अपना 6वां दीक्षांत समारोह बड़े ही भव्य स्तर पर आयोजित करने जा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुलपति प्रोफेसर ADN वाजपेयी ने तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। कुलपति ने बताया कि इस वर्ष विश्वविद्यालय कुल 62 स्वर्ण पदक प्रदान करेगा, जो अपने अपने विषयों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 551 विद्यार्थियों को द्वितीय से 10वें स्थान तक के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। कुल 619 उपाधियां भी प्रदान की जाएंगी, जिसमें 63 PhD की डिग्रियां शामिल हैं। समारोह में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रवि नांद ने, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे, जिससे कार्यक्रम का स्तर और भी गरिमामय होगा। विशेष रूप से इस वर्ष छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। विश्वविद्यालय के 51 विभागों में से 40 विभागों में गोल्ड मेडल लड़कियों को मिले हैं, जबकि टॉप 10 की सूची में 350 छात्राएं शामिल हैं। 4 दिसंबर का यह समारोह बिलासपुर के लिए गौरव का क्षण साबित होगा। 51 विभागों में से 40 विभागों में गोल्ड मेडल लड़कियों को मिले हैं, जबकि टॉप 10 की सूची में 350 छात्राएं शामिल हैं। 4 दिसंबर का यह समारोह बिलासपुर के लिए गौरव का क्षण साबित होगा। जी, अत्यंत हर्ष का विषय है कि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय अपना 6वां दीक्षांत समारोह पूरी भव्यता के साथ में आयोजित कर रहा है। 4 दिसंबर 2025 को हमारा कार्यक्रम 10:30 बजे शुरू हो जाएगा और प्रथम चरण इसका हम 12 बजे संपन्न कर देंगे। द्वितीय चरण 1:30 बजे शुरू होगा, वो लगभग 5:30 बजे तक चलेगा। तो प्रथम चरण है, ये हमारा प्रमुख कार्यक्रम है, जिसमें कि मुख्य अतिथि के रूप में भारतवर्ष के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने सहमति दी, वो आएंगे और अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल और हमारे विश्वविद्यालय कुलाधिपति श्री रमेश डेका जी करेंगे। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी, उप मुख्यमंत्री माननीय श्री अरुण साव जी, हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री माननीय टंकराम वर्मा जी, ये सब लोग उपस्थित होने वाले हैं। साथ ही साथ बिलासपुर जिले के जितने विधायकगण हैं, हमारी महापौर महोदया, ये सब लोग हमने आमंत्रित किया, इन सब ने अपनी सहमति दे दी है आने के लिए भी। हम इस दीक्षांत समारोह में 92 गोल्ड मेडल्स प्रदान करेंगे और 64 PhD की उपाधियाँ प्रदान करेंगे। कुल लगभग 600 उपाधियाँ देने का क्रम इस दीक्षांत समारोह में किया जाएगा। दीक्षांत समारोह के अंतर्गत हमारे स्नातक स्नातकोत्तर परीक्षाओं में जो भी उत्तीर्ण हुए हैं, जितने भी छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, उनकी अनुपस्थिति में हम घोषणा करते हैं कि उनको हम उपाधि देने योग्य पाते हैं। ये क्रम हमारा बना हुआ है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल TV।